अहमद किसी मामले में दोषी करार दिया गया है। इसी पर बड़ी बहस में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय कराते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। जेपी पांडे प्रवक्ता सपा, बहुत बहुत स्वागत। प्रिंस लेनिन अधिवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दिलीप यशवर्धन संविधान विशेषज्ञ आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले शुरुआत राघवेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगा कि काफी देर बाद ये सजा मिली, लेकिन बाबा का जो बुलडोजर गरज रहा है वो आगे भी गरजेगा। अपराधियों के हौसले ऐसे ही तोड़े जाएंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार योगी पार्ट 1 से लेकर के अभी तक हम लोग जो है अपराध और अपराधी को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पहले दिन हम लोगों ने कानून बनाए थे अपराधियों को लेकर के, उसको लेकर के आज तक बड़े पैमाने पर हम लोगों ने अपराधियों को नष्ट नाबूद किया है, जिसके चलते आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े संगठित अपराधी धूल दूसरित हो गए हैं। लगभग 30,000 करोड़ की संपत्ति जो है हम लोगों ने बड़े बड़े अपराधियों से छुड़वाई है। मुझे ये कहने में कतई कोई गुरेज नहीं हो रहा है, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बहुत ही अमन चैन का वातावरण है और संगठित अपराध पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इसी के चलते अतीक जैसे माफिया को आज सजा मिली है। मुझे याद है अन्य सरकारों में जब किसी समय समाजवादी पार्टी की सरकार में बड़े पैमाने पर इनके अतीक के ऊपर गंभीर धाराओं में लगे हुए मुकदमे वापस हो जाते थे। लगभग बहुत से केस जो दर्ज ही नहीं हुआ करते थे। आज की तारीख में अतीक जैसा माफिया जो समाजवादी पार्टी ने जिसको विधानसभा तथा लोकसभा पहुंचाने का काम किया है, हाल बिल्कुल धूल दूसरित हो गया है। लोगों ने बताया कि न्यायालय कक्ष में वो रो रहा था। निश्चित रूप से वो जिस परिणाम का भागी था आज उसको उसी गति में वो पहुंच गया है। निश्चित रूप से आज योगी आदित्यनाथ सरकार बधाई की पात्र है कि इतनी सघन पैरवी के बाद आज उसे सजा दिलाई जा सकी। ठीक है जेपी पांडे जी, देखिए सरकार तो अपनी पीठ थपथपाएगी क्योंकि योगी सरकार में ही ये कहा गया और ये कार्रवाई हुई, अतीक को साबरमती जेल से लाया गया, फिर इसके बाद अब सजा दोषी करार दिया गया है, क्या कहेंगे? जेपी पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही, फिर से उनके पास पहुंचेंगे। प्रिंस लेनिन साहब, आपके पास आऊंगा और सवाल आपसे ये कि 17 साल बाद न्याय मिला है, क्या हमारे जुडिशरी सिस्टम की अगर बात करें किसी भी मामले में इतना लंबा कैसे खिंच जाता? 17 साल एक परिवार को इंतजार करना पड़ा, न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है? जी देखिए, एक चीज तो जाहिर है कि न्याय की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं विलंब जो होता है उसका फायदा ऐसे अपराधियों को अक्सर मिलता है। इस पर भी देखिए बहस छिड़ी हुई है और जो इस न्याय के गलियारे में जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर ध्यान देते हैं और प्रयास जारी रहते हैं कि जो देरी हो रही है इतने लंबित मामलों को निपटाने में उसमें तत्परता लाई जाए। और शायद इसी कारण आप ध्यान दें कि ऐसे जो अपराधी हैं जो राजनीतिक उसमें कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो एमपीएमएलए कोर्ट्स बनाए गए हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तरह ही कार्य करते हैं, जिसके चलते आज आपने देखा कि अतीक जैसे दुर्दांत और कुख्यात अपराधी को अपने किए हुए कर्मों की सजा मिली है और उसको एक आजीवन कारावास की सजा दी गई है। लेकिन अफसोस की बात है कि हाँ, इसमें इतने वर्षों का जो समय लगा वो कहीं ना कहीं खेदजनक है कि अगर ये घटनाक्रम में पहले ही इसको सजा हो जाती तो शायद आज उमेश पाल की भी जो जीवन जो उसका इन्हीं अपराधियों द्वारा छीन लिया गया वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सकता था। जी ठीक है, जेपी पांडे जी आपके पास आऊंगा। पांडे जी, मेरा एक सवाल ये कि अतीक अहमद को अब दोषी करार दिया गया है, अगर आप लोग चाहते तो आपकी सरकार में भी अतीक को उस समय दोषी दिया जा सकता, करार दिया जा सकता था, लेकिन आपने तो टिकट देकर विधायक बना दिया था। पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जेपी पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से पांडे जी के पास आऊंगा क्योंकि पांडे जी अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, राघवेंद्र जी आपके पास ही आना चाहूंगा। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया की बात करें, राघवेंद्र जी मेरा सवाल ये कि आजकल राजनीति में माफियाओं का पहले से बहुत दिन से चलन आ रहा है कि क्या राजनेताओं को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि अमुक व्यक्ति पर इन धाराओं में मामले दर्ज होंगे या नहीं? क्योंकि अतीक अहमद की बात करें, जब जराइम की दुनिया से उठकर वो राजनीति में आया था, तो क्या राजनीति वाले राजनेता जो होते हैं इस बात का ध्यान नहीं देते हैं क्या? नहीं, देखिए, अगर ये नेता या उनका दल ये कहता है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका जो सामाजिक जीवन है खून से रगे हुए हैं उनके हाथ, तो हमें लग रहा है ये गलत है। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, डीपी यादव हो, अन्ना शुक्ला हो, वो एक लंबी श्रृंखला है जो समाजवादी पार्टी ने जिनको पाला पोसा और बड़ा किया है। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी को बढ़ावा दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। मुझे याद है बड़े बड़े डकैतों के जो ऑडियो फोन वायरल होते थे, सदुआ का ऑडियो फोन टेप वायरल हुआ था, आपको पता होगा। मुजफ्फरनगर घटना में एक समाजवादी पार्टी के नेता का जब दंगा हो रहा था, वहां हिंदू लोगों की हत्याएं हो रही थी, तो एक उस समय वहां के एसएसपी ने कुछ चर्चा की थी, तो उसका टेप वायरल हुआ था। तो देखिए, समाजवादी पार्टी अखंड भ्रष्टाचार और अराजकता में डूबा हुआ राजनीतिक दल है। उसी के चलते ये आपके मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, डीपी यादव हो, अन्ना शुक्ला हो, एक लगभग हमें लग रहा है 1 दर्जन ऐसे अपराधी हैं जो वांछित अपराधी हैं, जिनके ऊपर 1 सैकड़ा से ज्यादा मुकदमे कायम हैं, वो पाले पोसे और बड़े किए गए हैं। मुझे याद है मुजफ्फरनगर घटना में जब हत्याएं हो रही थी, तब उस समय ये लोग अपने पिताजी का जन्मदिन सफाई महोत्सव मना रहे थे। लंदन से बग्घी मंगाई गई और दंगा रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। और मुझे मथुरा का जवाहर बाग हत्याकांड भी याद है, रामव्रत यादव जो आज भी गायब है, जिसने एक सीओ की हत्या की थी। भाई देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से पाप किया है आज की तारीख में, उसी के चलते वो इस परिणति को पहुंची है। जेपी पांडे जी, अगर अब तक आवाज पहुंच रही हो तो इस आरोप को आप खंडित करेंगे? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने माफियाओं को बढ़ावा दिया। समाजवादी पार्टी का है देन है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के साम्राज्य में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो खूब फला फूला बढ़ा और साम्राज्य अपना अपराध का कायम रखा। अब ये देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, क्योंकि अभी 6 साल से इनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में, देवरिया, बरेली, नैनी में रहा हो, तब भी वो अपराध को संचालित करता रहा। और जिस तरह से साबरमती से प्रयागराज तक लाने के लिए, जिस तरह से उसको एक तरह से महिमा मंडन करने के लिए मतलब एक रोड शो करवाया गया, अन्यथा तो इसे एयरलिफ्ट करा दी गई होती तो सस्ती भी होती, सुरक्षित भी होती। तो अब भाजपा खुद, अगर आपको याद हो तो 2019 में इसी लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को पत्र लिख के रात को 12 बजे उसे इलाहाबाद लाई थी, इसलिए कि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। तो भारतीय और उसके परिवार के लोगों ने नंदी से उसके संबंध और 5.5 करोड़ रुपया हड़पने का भी जिक्र किया है। तो और वास्तविकता यह है कि मैं अगर गंभीर बात कहूं आपको 1 मिनट में, तो एक एवरेज का व्यक्ति भी जानता है कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में निश्चित रूप से संगठित अपराध है, गैंगवार है, और एक स्थापित माफिया के विरुद्ध प्रतिस्पर्धी माफिया भी होता है। अगर आप इलाहाबाद, बनारस, चंदौली को अपराध से मुक्त करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अतीक अहमद पे कार्रवाई करिए, विनीत सिंह के साथ फोटो सेशन करिए, मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर चलवाइए, ब्रजेश सिंह को सिक्योरिटी दे दीजिए, धनंजय सिंह क्रिकेट खेले, उमाकांत यादव जेल में रहे। तो ये सेलेक्टिव जो अप्रोच है, इससे तो संगठित अपराध को संरक्षण दिया जा रहा। ईमानदारी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप हर जिले के टॉप 10 अपराधी की लिस्ट जारी करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन आप अपने सजातियों, अपने राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को संरक्षण देंगे। और खास अपराधियों को, अगर वो ब्राह्मण है, मुसलमान है, तो उनको ऐसे महिमा मंडित किया जाएगा कि जिससे फोबिया पैदा हो। और ये निश्चित रूप से जो हमारे मित्र कह रहे थे कि जब सैफई उत्सव मन रहा था तब दंगे हो रहे थे, जब कानपुर में एक झोपड़ी में रहने वाली परमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित
को आग लगा रहे थे प्रशासनिक अधिकारी। एक तरह से मैं मानता हूं कि वो बुलडोजर अलाउद्दीन ही नजर आ रहा था और वो जौहर की दूसरी आग थी। तब यहाँ फूलों की मतलब एक तरह से माला बिछाई गई थी, कारपेट बिछाया जा रहा था और ये पूरी भाजपा पूंजीपतियों की गोद में बैठी थी। ये भाजपा हमें सिखाएगी भारत के सबसे ज्यादा भ्रष्ट और भारत के सबसे ज्यादा अपराधी अगर किसी दल में है, संरक्षण पा रहे हैं। पांडे जी, 1996 में अतीक अहमद को जब समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, क्या समाजवादी को पार्टी को पता नहीं था कि अतीक अहमद का जन्म कैसे हुआ, जराइम की दुनिया से उठकर आया अतीक अहमद? क्या इस बारे में समाजवादी पार्टी को जानकारी नहीं थी कि अतीक अहमद कौन है? अरे महोदय, ब्रिजेश सिंह के बारे में जानकारी नहीं है क्या भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार एमएलसी के, मतलब क्या राजनीति में अब सिर्फ अपराधियों का बोलबाला रहेगा? क्या बाबा जी जब मुख्यमंत्री अभी इस उमेश पाल की हत्याकांड के बाद जब मिर्जापुर गए थे तो विनीत सिंह क्या सत्याग्रही हो गए थे जो मुख्यमंत्री के बगल में फोटो खिंचा रहे थे? तो ये मैं कह रहा हूं कि ये गंभीर मसला है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे हैं कि हम आपको रचनात्मक सहयोग देंगे, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट और ईमानदार पहल करिए। इस तरह से अगर आपके सजाती हैं या आपके पार्टी से जुड़े दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े। दिलीप यशवर्धन जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, कानून के विशेषज्ञ। सर, एक सवाल ये जनता भी जानना चाहती कि राजनीति में आजकल जराइम की दुनिया यानी अपराध और राजनेताओं का ये जो कॉकटेल हो गया है, ये कहां से चलन आ गया? क्योंकि पता तो सभी को होता है कि ये अपराधी है और फिर भी मौका मिलता है। इस देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से है। तो इस देश में राज्यों के द्वारा जो बनाया कानून है, किसी व्यक्ति के ऊपर चाहे जितनी भी धाराएं लगी हों, चाहे जितने भी अपराध दर्ज हों, लेकिन जनता के और संवैधानिक पाने के लिए कानूनी रूप से हकदार है। तो ये जो चलन है, ये जो राजनीति का चलन शुरुआत से आजादी के बाद से देश में चला और बैठकर जिन लोगों ने ये कानून बनाया उन्होंने अपने हित में बनाया और वही कानून आज उनका अहित करता है। ये इस देश का कानून संसद बनाता है, संविधान लिखा गया, संविधान ने संसद को कानून बनाने के अधिकार दिए जब जरूरत पड़े। तो राजनेताओं को ये सोचना पड़ेगा या ऐसा लेकर के आना पड़ेगा कि इन व्यक्तियों के ऊपर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है, उन्हें जनता का प्रतिनिधि बनने का मौका न दिया जाए, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका ना दिया जाए। एक महज एक डिक्लेरेशन करवा लेना इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि जब आप चुनाव का पर्चा भरने जाते हैं तो आपके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं, आप उनका एक एफिडेविट फाइल कर दीजिए। इस एफिडेविट के फाइल कर देने से अपराध नहीं रुकता है, उस अपराधी का मनोबल घटता है। उस अपराधी का मनोबल तब घटेगा जब उसको चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। आज देखिए, राहुल गांधी के ऊपर सजा हुई को एमपी से बर्खास्त कर दिया गया, अतीक अहमद को सजा हुई है, इनकी भी सदस्यता चली जाएगी। तो आप अपराध सिद्ध होने के बाद सदस्यता जाने का मौका दे करके सदस्यता जाते देते हैं तो उससे जो जनता की भावनाएं होती हैं वो आहत होती हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप ऐसे राहुल गांधी क्या भाई, आप ऐसे मत लड़ने दीजिए जो अपराध। मैं राहुल गांधी को ये दो बातों जोड़ नहीं रहा हूं, मैं राहुल गांधी को अपराधी नहीं कह रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा। लेकिन जो व्यक्ति अपराध में लिप्त है, जिसके ऊपर अपराध बहुत हद तक सिद्ध हो चुका है और जो सर्वव्यापी है कि ये माफिया है, ये भू माफिया है, ये शिक्षा माफिया है, ये फलाना माफिया है, ये ढिकाना माफिया है, जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, जनता जानती है, उसको आप चुनाव लड़ने का मौका मत दीजिए। पहली गलती ये कानून की है, दूसरी गलती इस देश की जनता की भी है। जनता ये जानती है कि अपराधी है, लेकिन उसके बावजूद भी तो वोट दे करके वो जनता का प्रतिनिधि चुनती है ना। तो जनता की भी तो गलती है कि उस अपराधी के आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, सरकारी संरक्षण देकर के, संवैधानिक संरक्षण देकर के। सरकार महिला मंडल करेगी तो बताइए, यूथ अगर कल देखा होगा 28 घंटे का सीधा प्रसारण जिसमें उसको लघुशंका करते हुए पांडे जी आप सुनिए, आप सुनिए पहले। भारतीय जनता पार्टी जो मीडिया पे नियंत्रण रखती है, ये उसकी प्री प्लानेड किया गया जिससे कि बहुसंख्यकों में फोबिया पैदा किया। आपको ये कहने का क्या मतलब, मीडिया पर नियंत्रण रखती है? पांडे जी क्या मतलब है आपका? आपको ये कहने का क्या मतलब है? आपको ये कहने का क्या मतलब है कि मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी नियंत्रण रखती है? पांडे जी
खड़े अरे हैं। ये बताइए, ज्ञान मत दीजिए मुझे, आपने कैसे आप नहीं लिस्ट बताइए। जारी कहने करिए का क्या ना। मतलब है? आप ये आप बताइए ये बताइए, आपको ये बंदूक कहने से का गोली क्या निकलेगी, अधिकार है ब्रिजेश सिंह कि मीडिया सत्याग्रही है पर क्या? भारतीय जनता पार्टी नियंत्रण रखती है? ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह सत्याग्रही है, इन्होंने भूदान आंदोलन से जमीनें ली हैं। बात करें या हमें ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। संरक्षण कौन देता था? अतीक अहमद को इतना मोटा हाँ किसने किया बताइए, था? संरक्षण कौन देता था? संरक्षण नंदी अतीक अहमद देते को? थे, केसरीनाथ त्रिपाठी। क्या ज्ञान दे रहे हैं कि 10 आदमी की रिश्तेदारी हो? कमाल के लोग तो बेशर्मी की हद पार की है। अरे आपको थोड़ी शर्म नहीं है? मैं इलाहाबाद से जुड़ा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे मत कच्चा चिट्ठा खुलवाइए। आप जाके जो घरेलू स्कीम बनाया उसमें कितने भाजपा नेताओं के प्लॉट है, जाके पता करिए। चोरी ऊपर से सीधा चोरी या ज्ञान देने का काम करते हैं। अरे आपका कोई योगदान ही नहीं है, आपको पूरा का पूरा आप आंकड़ा उठा लीजिए, ये आंकड़ा उठा लीजिए। सबसे ज्यादा तारीफदायक, सबसे ज्यादा भ्रष्ट मंत्री 72 प्लाट लेके घूम रहे हैं आपके मंत्री। चलिए ठीक है, हो गई, ठीक। अदालत के बाहर है, आप बात करने आए हैं। अरे बात मत करिए, आप लोग अपने गड़बड़ देखने लायक नहीं बचे हैं। आप लोग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अपराध और अपराधियों के हाथ में छोड़ चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है। आप आपको। दोनों ने बात कर ली। अब प्रिंस लेनिन साहब आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है सर, आप लोग की बात आ अरे भाई, जनसंघ से अगर ठीक इस है, देश अब के सुनिए, इतिहास में पंडित सबसे जी विफल सुनिए, पार्टी कोई पंडित नहीं है सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी रही है। अब थोड़ी कानूनी ये बात हमें मान ज्ञान लीजिए, दे रहे हैं। राजनीति की बात हो गई तो थोड़ी कानूनी दावपेच भी समझते हैं, क्योंकि आज ही 44 साल बाद कोई मामले में दोषी करार दिया। थोड़ा वकीलों और अधिवक्ताओं को सुनेंगे तो थोड़ा बढ़िया डिबेट चर्चा सार्थक हो पाएगा। लेनिन साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए जुडिशियल सिस्टम में हमारे जो अभी हम बात कर रहे थे, न्यायिक प्रक्रिया स्लो है, लेकिन अभी पता है कि लगभग अतीक अहमद पे 101 मामले लगभग दर्ज है, लेकिन मामला जानकारी होने के बाद भी क्या प्रूफ लोग नहीं कर पा रहे हैं? वजह क्या रही? क्या डर भय इसके पीछे देखा जा रहा है कि डर की वजह से कोई नहीं बोल रहा है? क्योंकि मामले हैं दर्ज, लेकिन अभी 44 साल में एक पर ही दोषी करार दिया गया है। नहीं, जाहिर तौर पर जो अतीक अहमद जो व्यक्ति हैं और उनकी जो छवि है, वो किसी समाज के किसी भी आदमी से छिपी तो है नहीं। उनका किस तरह का साम्राज्य रहा है, किस तरह से उनका इतिहास रहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा में जो गवाह होते हैं उनका क्या हश्र हुआ है, किस तरह से लोगों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था, उमेश पाल के साथ क्या किया गया था, और क्या ये तथ्य छुपा है कि इतना सब होने के बाद भी उमेश पाल के साथ अभी चंद दिनों पहले किस तरह से उसकी निर्ममता से हत्या की गई है। दिन दहाड़े बिना किसी डर भय के उसको बीच सड़क पर घर के बाहर गोलियों से भून दिया जाता है, उसके दोनों सुरक्षाकर्मी तक मार दिए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो एक बाहुबली के खिलाफ पैरवी कर रहा था, जिसके लिए उस बाहुबली के द्वारा बार बार उसको मना किया जा रहा था। अंतोगत्वा वो उसी की भेंट चढ़ गया। तो ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया जा रहा है ऐसे कुख्यात अपराधियों के द्वारा, उसी से भय फैलता है जनता में। लेकिन आज जब न्यायालय ने ऐसे अपराधी को सजा दी है, उम्र कैद की सजा दी है, कठोर सजा सुनाई है, तो कहीं ना कहीं जनता का भी भरोसा न्यायिक प्रक्रिया पर वापस स्थापित होता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, चाहे जितने बड़े पद का व्यक्ति हो। तो यही बात है जिसको लेकर के जो हमारा प्रदेश है, देश है, उसके जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, नेता, उनको इसी चीज को लेकर चलना चाहिए कि कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। ठीक है दिलीप जी, मेरा एक सवाल आपसे ये कि अतीक अहमद को जब दोषी करार दिया गया, फिर इसके बाद अतीक का एक स्टेटमेंट सामने आया। अतीक ने कहा कि मुझे साबरमती जेल में वापस भेज दिया जाए, मैं उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं रहना चाहता, क्योंकि साबरमती जेल से ही वापस लाया गया है। फिर अभी ये खबर ये भी सामने आई, अपडेट ये कि वापस शिफ्ट किया जाएगा। ये जो शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है, इसको थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए। और दूसरी बात ये कि क्या अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल में डर लगता है? क्या डर लगता है या नहीं, इसमें सत्यता भी हो सकती है और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है सेफगार्ड के तौर पर। बाकी रही बात वो किस जेल में रखे जाएंगे, तो जो साबरमती की जेल में उनको रखा गया था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रखा गया था, और आज जो फैसला है वो उत्तर प्रदेश की लोअर कोर्ट ने सुनाया है। तो ये अभी तो उनको जो सुप्रीम कोर्ट की सजा चल रही है उसके हिसाब से तो उनको साबरमती की जेल भेजा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में ये कोर्ट्स निर्धारित करेंगी
कि वो साबरमती की जेल में रहेंगे या उत्तर प्रदेश की जेल में उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिर्फ उनको डर लगता है इस स्टेटमेंट के ऊपर। मुझे नहीं लगता है कि जुडिशरी से कोई भी उनको राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये क्लियर स्टेटमेंट हो सकता है और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर, सिर्फ स्टेटमेंट के बिहाफ पर कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली। तो अगर फिर से अगर शिफ्ट कराना चाहे या क्या आज ही अगर कोर्ट चाहता तो ये कर देता कि आपको उत्तर प्रदेश जेल में रहना है, या जब किसी कैदी को या किसी दोषी को, जब आरोपी को दोषी करार दिया जाता है तो क्या सजा का प्रावधान उसी दिन कर दिया जाता है या उसमें थोड़ा लेट लतीफी भी होता है? नहीं, सजा तो इमीडिएट दी जाती है। सजा जब भी सुनाई जाती है कोर्ट इमीडिएट सुनाती है और उसी दिन उनको हिरासत में ले लिया जाता है। इसीलिए जिस दिन केस का फाइनल वर्डिक्ट आता है उस मुलजिम को कोर्ट में हाजिर रहना होता है कि अगर उसको सजा सुनाई गई तो देन एंड देयर जो पुलिस होती है उसको कस्टडी में ले लेती है और वहां से उसको जेल शिफ्ट करती है। तो इसमें किसी तरह की राहत नहीं, इनके पास राहत सिर्फ इतनी जुडिशियल रेमेडी ये है कि इनके जो भी पैरोकार हैं, जो इनके वकील हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, वो हायर कोर्ट में इसके फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, वहां से वो रेमेडी सीख कर सकते हैं। अब 30 सेकंड में भाजपा और बीजेपी के प्रवक्ताओं को देना चाहूंगा क्योंकि ये फाइनल कमेंट है। जेपी पांडे जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, इस सजा को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब अतीक अहमद को सजा मिल चुकी है, कार्यकाल बीजेपी का है। ये सजा निश्चित रूप से हमारी जो विधायक हैं पूजा पाल के जो स्वर्गीय पति हैं उनकी आत्मा को कुछ शांति मिलेगी, लेकिन ये न्यायपालिका की देन है। भारतीय जनता पार्टी इस कुख्यात अपराधी को भी जिस तरह से महिमा मंडित करते हुए रोड शो की शक्ल में ले आई है, वो जाहिर है कि एक फोबिया पैदा करना चाह रही है कि ये एक मुस्लिम बाहुबली है, बाहुबली नहीं मुस्लिम बाहुबली, जिससे 2024 के चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके। तो आशा है कि भाजपा कम से कम सद्बुद्धि आएगी, अपराधी को अपराधी की तरह देखेगी, किसी धर्म जाति से ऊपर उठेगी और अपने संरक्षण में पल रहे जो अब माफिया है उन पे कार्रवाई करेगी, नहीं तो उत्तर प्रदेश ऐसे ही जलता रहेगा। इसमें भी राजनीति ठीक है। चलिए राघवेंद्र जी, आप बताइए फाइनल कमेंट। देखिए, हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम लोग उत्तर प्रदेश से अपराध और अपराधियों के सफाई के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है। मुझे वो समय याद है जब गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी के लिए प्लीज फाइनल कमेंट है पांडे जी, सुनिए, बोलने दीजिए, 30 सेकंड ही है उनके पास। वो समय भी याद है जब आतंकवादियों को छुड़वाने में अखिलेश यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि इनको छोड़ दीजिए, इनके छोड़ने से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। ये अलग बात है। बिल्कुल, 17 साल बाद आखिरकार इस फैसला आया और अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी पांडे प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस लेनिन अधिवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप संविधान विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो